Hello students, welcome back to my next video lecture. Myself Saurav Gautam, and in today's video lecture we are going to discuss next atomic properties, and the third atomic property which we are going to discuss is ionization enthalpy. सबसे पहले ionization enthalpy होती क्या है? It will tell you about tendency of an element to lose electron. So tendency of an element to lose electron is given by its ionization enthalpy. अगर इसकी definition बोले हम तो amount of energy required to eject out most loosely bounded electron out of an atom of an element from its isolated gaseous state is called as the ionization enthalpy. Okay, atom should be isolated and should be in gaseous state. तब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज़ कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए जो एनर्जी का साइन आता है, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है. जैसे मान लो ये एक्स आपका एटम है, उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जो एनर्जी दोगे दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच. एच इज़ एंथैल्पी और डेल्टा मीन्स एंथैल्पी चेंज. ओके, तो आपको इसके लिए कोई ना कोई पॉजिटिव कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी ही पड़ेगी. इट मीन्स जैसे मान लो इसकी वैल्यू आ जाएगी 59 किलो जूल पर मोल. ओके, प्लस में आने का मतलब क्या है कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. एनर्जी जब भी प्लस में डेजिग्नेट करी जाए किसी प्रोसेस के लिए, इट मीन्स उस प्रोसेस को करवाने के लिए एनर्जी लगेगी. और कई बार नेगेटिव में भी आती है, ठीक है. हालांकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती, वैसे जनरल बोल रहा हूँ कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव आ जाए इट मीन्स कि उस रिएक्शन के दौरान या उस प्रोसेस के दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज होगी. ओके, एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है. क्लियर? मीन्स एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इजेक्ट इट आउट फ्रॉम द एटम. ओके, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हम फर्दर क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो आपके पास कोई एटम है एक्स, आपने उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है सबसे पहले, ठीक है. तो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन निकल आएगा. उस टाइम कितनी एनर्जी लगी, दैट इज़ कॉल्ड एज दी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. या जो एंथैल्पी चेंज आएगा उस दौरान, दैट इज़ कॉल्ड एज दी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. जब ये एक्स पॉजिटिव बन गया, मतलब जब कैटायन बन गया, अब इस कैटायन से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना, उसके लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी. और ऑब्वियस है इस बार एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी प्रीवियस वाले से. क्यों? क्योंकि जब वो कैटायन बन गया तो कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकालना तो और मुश्किल है. ठीक है, क्लियर? तो अब जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है उसको क्या बोल लेंगे? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ऐसे ही जब ये अब कैटायन +2 चार्ज वाला बन गया, अब इसमें से अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, एंड ये जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज़ कॉल्ड एज दी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू तो और ज़्यादा हाई होगी. क्यों? सेकंड से तो बहुत ज़्यादा हाई होगी. क्यों? क्योंकि अब ये कैटायन बन गया +2 चार्ज वाला, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल है. क्योंकि कैटायन जो होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव. मान लो कोई चीज़ पॉजिटिव हो रही है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गई. क्लियर? दिस इज़ पॉजिटिव. ओके, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलना उतना ही मुश्किल नहीं होता जाएगा. क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी उसको अपने अंदर खींच सकता है. और वैसे भी जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो होता क्या है, किसी भी एटम और आयन के लिए जो Z/E रेशो है ये बढ़नी शुरू होती है. Z क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. E क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस स्पीसीज. तो Z अगर बढ़ता जाएगा, जो कि कैटायन बनाने पर बढ़ता जाता है, तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम आपके लिए उस पर्टिकुलर स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल होता जाएगा. ओके, जैसे यहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि डेल्टा H3 शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा H2 शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा H1. ओके, रीज़न इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव. जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होता जाएगा. ठीक है, अब इसके ट्रेंड की बारी आई कि ट्रेंड में क्या होगा. ठीक है, क्लियर? कि अलॉन्ग द पीरियड ऐसे होते हैं. ओके, हॉरिजॉन्टल लाइंस. क्लियर? जैसे आपके पास जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, दीज आर द मेंबर ऑफ पीरियड.
और टॉप टू डाउन इन ए ग्रुप, दोनों में देखते हैं जनरल ट्रेंड क्या होगा। जनरल ट्रेंड क्या है? विदाउट एक्सेप्शन वाला ट्रेंड जो होता है उसको बोलते हैं जनरल ट्रेंड। कुछ एक्सेप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे इन अ पीरियड, देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इंक्रीजेज। तब क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इंक्रीज करती है। क्लियर? जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तब आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करने का मतलब, जैसे अगर मैं बात करूँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, उसके बाद आपके पास आता है सल्फ़र, उसके बाद क्लोरीन। ओके, और जनरल ट्रेंड में हम नोबल गैसेस को कंसिडर नहीं करते, पहली बात। तो जैसे जैसे हम इधर से इधर को जाएंगे, सोडियम से मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम पे, एल्यूमिनियम से सिलिकॉन पे, सिलिकॉन से फॉस्फोरस पे, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इन द पीरियड, तो होगा क्या? जो फॉस्फोरस की आयोनाइजेशन थैल्पी होगी वो सिलिकॉन से ज़्यादा होगी। सिलिकॉन की आयोनाइजेशन थैल्पी एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी। हाँ, ऑब्वियसली हम फर्स्ट आयोनाइजेशन थैल्पी की बात कर रहे हैं कि जब इनमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है। जैसे एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम प्लस बनाना है, ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी। क्लियर? और सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको SI प्लस बनाने के लिए जो एनर्जी लगेगी, ये एल्यूमिनियम के लिए, ये सिलिकॉन के लिए। तो एनर्जी सिलिकॉन के लिए जो लगेगी दैट विल बी ग्रेटर एज कंपेरिजन टू एनर्जी जो एल्यूमिनियम के लिए लगेगी। ओके, ये जो ट्रेंड पढ़ रहे हैं हम फर्स्ट आयोनाइजेशन थैल्पी का पढ़ रहे हैं। ओके, क्लियर? फर्स्ट आयोनाइजेशन थैल्पी के टर्म में बोल रहे हैं। क्लियर? लेफ्ट टू राइट जाने पे इन द पीरियड आयोनाइजेशन थैल्पी जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमने अभी पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। ओके, क्लियर? और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, याद है? क्लियर? इट मीन्स, व्हाट इट मीन्स, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, देखो अगर आपके पास न्यूक्लियस पे ज़्यादा चार्ज है तो वो ज़्यादा पुल लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे, जो शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उतना ही उसको निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आपके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। ओके, दूसरा, अगर आपके पास अलोंग दी पीरियड साइज़ भी डिक्रीज़ होता है, यू नो दैट कि साइज़ भी डिक्रीज़ होगा। साइज़ डिक्रीज़ होने से क्या होगा? इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। ये डिस्टेंस कम होने पे भी इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। उससे भी क्या होगा? उससे भी आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं इन दी पीरियड तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। वाई? क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ करता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। हालांकि कई और फैक्टर भी हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं, बट मेजर यही दो फैक्टर हैं। कौन कौन से? न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा साइज़। ठीक है, जनरल ट्रेंड में हम मेजर इफेक्ट को देखते हैं, और कई बार जब एक्सेप्शन आती है वो उन उन फैक्टर से समझाई जाती है जो आपके पास फैक्टर और भी होते हैं। जैसे अभी हम पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में, अभी इसी वीडियो में, टॉप टू डाउन इन ए ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करती है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ सोडियम, लिथियम, सोडियम, ठीक है, उसके बाद पोटाशियम, लाइक दिस इन ग्रुप टॉप टू डाउन होने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ कर रही है। क्यों? क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? तो साइज़ बढ़ेगा। हमें पता है लिथियम का साइज़ छोटा है, सोडियम का साइज़ उससे बड़ा है। ओके, नो डाउट न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, बट जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो शेल ऐड होने वाला इफेक्ट है वो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने वाले इफेक्ट को डोमिनेट कर लेता है, तो ओवरऑल चार्ज बढ़ता है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं इन अ ग्रुप। ओके, तो इट मीन्स अब क्या होगा? अब जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आओगे उससे क्या होगा? उससे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ करेगी क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है। ओके, और जब एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे आपको, वो कब देखने को मिलेंगी? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपको एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेंगी। कैसी एक्सेप्शंस होंगी वो हम एक्सेप्शंस एंड में पढ़ेंगे, सभी प्रॉपर्टीज़ के लिए अलग से। ओके, क्लियर? जैसे एक्सेप्शंस में आपके पास ये एक्सेप्शन है आपके पास बोरोन और बेरिलियम के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें बेरिलियम, अगर मैं पोजीशन की बात, एक मिनट रुको, पोजीशन दिखाता हूँ आपको। वेट, लेट मी, ओके, सो अभी इसको वैसे ड्रॉ कर लेते हैं। आपके पास ये वाला पीरियोडिक टेबल में दिखाने पड़े, पीरियोडिक टेबल बनाते हैं यहाँ पे। ये है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये पीरियड, ये ग्रुप था
फर्स्ट है, ये ग्रुप सेकंड है, ये ग्रुप 13 आ गया। ओके, बीच में यहाँ पे गैप होता है ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, क्लियर। अब देखो लॉजिकली जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बोरॉन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। सिमिलरली जो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो ये बनता है ना, जब हम लेफ्ट में जाएंगे राइट टू लेफ्ट तो आपके पास ये ट्रेंड होना चाहिए। ओके, क्लियर। बट एक्चुअल में उल्टा होता है, बोरोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बेरिलियम से कम होती है। ओके, सिमिलरली नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। तो अब ये रिवर्स आने का रीज़न क्या है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1। बेरिलियम की क्या है, 1s2 2s2। जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s फुली फिल्ड 2s में से इजेक्ट आउट होना है, और इसके केस में 2p में कोई खास है नहीं, 2p में एक इलेक्ट्रॉन है बस, 2p का ये वाला इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा। क्लियर, कुछ खास नहीं है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। बट इसमें क्या खास है कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है वो फुली फिल्ड 2s से हो रहा है। क्लियर, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है, ठीक है, जो फुली फिल्ड और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो ये ज़्यादा स्टेबल थी, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के, क्योंकि जब इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s1। ये करने में, इलेक्ट्रॉन निकाल के ये बनाने में, तो आप एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर रहे हो, जिसको डिस्टर्ब करना डिफ़िकल्ट होगा। ओके, तो इसलिए बोरोन की, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फुली फिल्ड 2s में से इलेक्ट्रॉन निकलना होता है, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है एज़ कंपेरिजन टू बोरोन। बेरिलियम के केस में जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है एज़ कंपेरिजन टू बोरोन। क्यों, क्योंकि बोरोन में जो इलेक्ट्रॉन निकलना है वो सिंपल 2p में से निकलना है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं एक्सेप्शन वाला करेक्टर। बट इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल है, सो दैट्स वाई इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ओके, क्लियर। और वैसे भी एक और इफेक्ट होगा दैट इज़ कॉल्ड एज दी पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, वो अभी मैं आपको अभी आगे वीडियो में पढ़ाऊंगा, तो आपको उससे भी रिलेट करना है इस चीज़ को, वो आप खुद करोगे। क्लियर। और इसके केस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, नाइट्रोजन के केस में भी ऐसा होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। 2p3 मीन्स ऐसे 2p3 एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। ऑक्सीजन के केस में क्या है, ऑक्सीजन के केस में 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलना होगा तो 2p3 बनेगा, और 2p3 एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, निकलने के बाद एग्जैक्टली हाफ फील्ड स्टेट आएगी 2p में। ओके, बट नाइट्रोजन के केस में जो 2p3 आ गया, अब ये तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो स्टेबल होगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड थी तो ज़्यादा स्टेबल है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। सो दैट्स वाई नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नाइट्रोजन का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा हो जाएगी एज़ कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एक मिनट को इसको ठीक करने दो, नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन। ओके, क्लियर। जैसे यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, और सिमिलरली बेरिलियम के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू बोरोन। ये भी एक्सेप्शन में आ गया। ओके, दिस इज़ ऑल्सो इन एक्सेप्शन। ओके, नेक्स्ट इज कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। फर्स्ट इज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कितनी ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैसे रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि आपस में भी इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे ना। जैसे मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इनको पुल करता है अपनी तरफ। ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बैठे हैं ये तो आपस में एक दूसरे को रिपेल ही करते हैं ना। क्लियर, तो इसकी रिपल्शन अगर ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज़्यादा हो, तो उससे क्या होता है, जो अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन अगर वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपेल करें बाहर वाले को, तो उससे आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि वो बड़ी ईजिली लूज़ कर हो जाता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। ये तो हमने ब्रॉडली बोला ना, ठीक है। तो इन्हीं फैक्टर्स को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज, वो आप लोग समझ गए। सेकंड एटॉमिक साइज, ये भी आप लोग समझ गए। थर्ड होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, और पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है वो एस सब, आपके पास 4 सब शेल है मेनली, है ना, एस पी डी एफ। पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे बढ़िया है एस का, ठीक है। मतलब जैसे आपको पता है कि अगर मैं थर्ड शेल की बात करूं, थर्ड शेल में एस होता है, पी होता है, डी होता है। एस सब शेल होता है, पी सब शेल होता है, डी सब शेल होता है, ठीक है। जो एस सब शेल वाला होता है, मतलब 3s का मतलब क्या है, ये जो 3s की शेप कैसी होती है, ऐसे बनाई थी ना हमने शेप, ये, उसके बाद ये एक रीजन आता है जिसको नोड बोलते हैं, उसके बाद फिर ये, और 3s के उसके बाद फिर एक रीजन आएगा, ठीक है। ये आपके पास ये जो रीजन आते हैं दो, ये आते हैं नोड्स वाले रीजन, ओके, क्लियर। 3s में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ यहीं नहीं होता, ये आउटर मोस्ट, ठीक है। वो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस के करीब भी जा सकता है। जितना ज़्यादा करीब जा सकता है न्यूक्लियस के, उसको बोलते हैं कि उतना ही अंदर पेनिट्रेट होता है वो एटम के अंदर, ठीक है। और एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो इट मीन्स जो 3s वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ नहीं होगा, उसके चांसेस ये भी हैं कि वो यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि 3s ऑर्बिटल की शेप ही ऐसी है। ये तो मैं ऑर्बिट की टर्म में बना रहा हूँ ना, जो बोहर ने दिया था। एक्चुअल में ऑर्बिटल ऐसे नहीं होते। ऑर्बिटल आपको पता है ना जैसे क्या होता है, वो 3D स्पेस होती है, ठीक है, अराउंड दी न्यूक्लियस, ओके। तो इट मीन्स जो आपके पास 3s है उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा, 3p का उससे कम, 3d का उससे कम। अगर 3f होता तो उसका सबसे कम होता, हालांकि 3f होता ही नहीं है। थर्ड शेल में f सब शेल नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन s से निकालना है तो वो उतना ही डिफिकल्ट होगा। हालांकि थर्ड है, थर्ड ऑर्बिट ही है, ठीक है, बट 3s से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, 3p से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, 3d से इलेक्ट्रॉन निकालना और ईजी है, और 3f से इलेक्ट्रॉन निकालना तो और ईजी है। जितना इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि उतना ही वो न्यूक्लियस के करीब जा सकता है, ओके। इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। उसके बाद होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। वही बात कि जो अंदर बैठे इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे जो अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो जितना ज़्यादा इस न्यूक्लियस को शील्ड कर लेंगे, स्क्रीन कर लेंगे, ठीक है, उतना ही होगा, क्या होगा, ये वाला जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस की पुल कम लगेगी, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन ने वो सारी पुल खा ली। तो इससे इसको निकालना ईजी हो जाएगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट में भी एस जो सबशेल होता है, ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे बढ़िया है, ठीक है। जो एस इलेक्ट्रॉन है उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, पी वालों का कम, डी वालों का उससे कम, एफ वालों का सबसे कम, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद आपके पास आता है फिफ्थ एंड लास्ट, इफेक्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही कि एग्जैक्टली फिल्ड, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, आपके पास एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है, क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी तो नहीं है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना है। जो सबसे लास्ट वाला आपका शेल है, ठीक है, वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड तो नहीं है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। जैसे नाइट्रोजन की तभी तो ज़्यादा हुई ऑक्सीजन से, क्योंकि इसमें जो आपका जो लास्ट शेल था जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना था सबसे पहले, वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा लास्ट वाले जिस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है उसका, उतना ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ग्रेटर होती जाएगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, ठीक है, इसको समझ लो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल उतनी ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई, ठीक है। So this is the trend for the ionization enthalpy, okay, clear. And in the next video I am going to discuss electron gain enthalpy, clear। इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे in the next video. So thank you students.